हेलो दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और वीडियो नंबर चौथा आपके पास आ रहा है आईडी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंडिया चाइना। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बाद आपको चैप्टर 8 में ही जंप करना चाहिए क्योंकि ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर 8 में मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का। सबसे पहले आप चीज याद रखो, इंडिया जो है वो सार्क G20 और ब्रिक्स का मेंबर है। चाइना जो है G20 और ब्रिक्स का मेंबर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कहां का है? सार्क का मेंबर है। आगे चलते हैं। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की सिमिलैरिटीज वो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में देखी जा सकती है। पहले कैसे देखे जा सकते हैं कि तीनों ही नेशन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी स्टार्ट की। कैसे पता चला? इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मिली है 1947 को, वेयर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ है 1949 को। चाइना इंडिपेंडेंट नहीं है ना, चाइना को इंडिपेंडेंस वगैरह वाला सीन नहीं है, वो एस्टैब्लिश हुआ है। क्लियर है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, इंडिया पाकिस्तान 56 और चाइना 53। 2 साल का डिफरेंस याद रखने का तरीका। पाकिस्तान अपने 11th ईयर प्लान पे फोकस कर रहा है, चाइना वर्क कर रहा है 13th 5 ईयर प्लान पे जो कि 2016 से 17 तक है, 20 तक। और इंडिया जो है वो 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस कर रहा है। इंडिया चाइना और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही सिमिलर स्ट्रेटेजी अपनाई है। वो दोनों ही पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये लाइन आपको हो सकता है किसी असर्शन रीजन में दिखे या किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर दिखे। टिल 1980s all the three countries had similar growth rates and per capita income. All three countries have performed differently. तो देखते हैं वो क्यों इतना इरेगुलर हुआ है, क्यों चाइना अपने से आगे निकल गया, क्यों पाकिस्तान में फिर से पॉवर्टी आ चुकी है, क्यों स्लो डाउन हो चुका है उनका ग्रोथ रेट। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चाइना में सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों GLF जो आया था 1958 में। इसका नाम पड़ा, ये माओ जेडोंग ने शुरू किया था। इसमें उनका मेन एम था दोस्तों ट्रांसफॉर्म करना चाइना की एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में, और वो करेंगे कैसे? थ्रू प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज। कहां पर दोस्तों? अपने बैकयार्ड में और रूरल एरिया में कम्यून्स लाए गए जिनका मेन काम था कलेक्टिव फार्मिंग करना, जो ऑलमोस्ट कल्टीवेबल जो लैंड है उसको कवर किया गया था। बट 1958 में देयर वर 26,000 कम्यून्स बन तो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि GLF कैंपेन, ये जो डिस्कशन था उससे 2 प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्योंकि आपका मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था तो आप उतना ज्यादा फार्मिंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन था उतनी क्वांटिटी का नहीं ला पाए जितनी पॉपुलेशन थी। तो सबसे बड़ा जो GLF कैंपेन को जो सबसे बड़ा टेंशन जो हुआ वो हुआ सीवियर ड्रॉट, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई। और जो रशिया के जो प्रोफेशनल्स थे जो आए थे चाइना को क्या करने, हेल्प करने उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, वो वापस चले गए। कहां? चाइना। क्योंकि चाइना का उनके साथ क्या हो गया था दोस्तों? कन्फ्लिक्ट हो गया था। इसी वजह से दूसरा बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आता है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन 1965 में। इसमें क्या हुआ याद रख लो, एक तो ये 66 से 76 चला। इसमें क्या किया गया? स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को भेजा गया वर्क करने। कहां? कंट्री साइड, वहां से चीजें सीखने के लिए। यहां से क्वेश्चन आएगा ही दोस्तों। रिफॉर्म इनिशिएट हुआ था 1978 में। 2 फेसेस में काम हुआ है दोस्तों, 2 फेसेस में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म, 2 फेसेस में। इनिशियल फेजेस में उन्होंने किस पे फोकस किया? इनिशियल फेजेस में कहां फोकस किया? AF और I, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ये 3 चीजों पे फोकस किया गया। कम्यून लैंड्स को डिवाइड किया गया स्मॉल प्लॉट्स में, और उनको ओनरशिप नहीं है लेकिन उनको यूज करने के लिए दे दिया। और उनको क्या बोला गया? इससे जो भी इनकम आएगी दोस्तों वो टैक्स पे करने के बाद हमको दे देना। ये कौन बोल रहा है? चाइना अपने फार्मर्स को बोल रहे हैं। फिर लेटर फेस में जो रिफॉर्म है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में ज्यादा सोचने के बारे में, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा इंफोसिस दिया गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों वाली लाइन। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस
जो कौन ओन कर रहा है और कौन ऑपरेट कर रहा है, लोकल कलेक्टिव्स वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। अब जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करोगे गुड्स प्रोड्यूस करने में मार्केट के हिसाब से, तो अब क्या है, जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट भी है, सीधा कंपटीशन मिलेगा। वर मेड टू, क्या लिखा है दोस्तों, फेस कंपटीशन। अब क्योंकि फॉरेन ट्रेड को अट्रैक्ट करना है तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाई, ओपन डोर पॉलिसी in which it planned to achieve economic growth through active introduction of foreign capital and क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी। इसके लिए उन्होंने ध्यान एक चीज रखा, ये ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपनी सोशलिज्म वाली, मतलब जो गवर्नमेंट के पास पावर है वो तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो लोग इंटरफेरेंस दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से समझना, फोर्थ जो रिफॉर्म का जो चाइना की इकोनॉमी में जो रिफॉर्म प्रोसेस में आपको याद रखना है वो है डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है दो चीजें आपको, वर्ड याद रखना है, इंडस्ट्रियल गुड्स और फार्मर और अदर। तो तीन वर्ड यूज करना है, क्या क्या, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और अदर ट्रांजैक्शन, ये तीन वर्ड याद रख लो। फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो बाय और सेल की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड थी, इनपुट्स की और आउटपुट की, वो भी कौन से प्राइस में, जो कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट। वेयर एज अदर ट्रांजैक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट की क्वांटिटी जो परचेज और सेल करेंगे वो मार्केट के हिसाब से। तो फार्मर और इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, अदर ट्रांजैक्शन के लिए मार्केट फिक्स करेगा। और फॉरेन सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर के को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने SEZ ओपन किया। SEZ जो होता है ना दोस्तों, SEZ जो होता है वो बेसिकली, एक चीज ध्यान रखना, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है, वहां पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो पूरे कंट्री के जो एप्लीकेबल लॉ हो रहे हैं उससे थोड़ा सा लिबरल रहता है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी में। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर बात करें तो उन्होंने सेम हमारी कंट्री जैसा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, वेरियस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। 1950s और 1960s में बहुत सारी रेगुलेटेड पॉलिसी लाई, जैसे हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया था, उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, उन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो इससे क्या होगा, आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बाद अगर आप 8 चैप्टर में आते हो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां से समझो, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझना है। द कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल। डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल मतलब लाइक इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इन ऑर्डर टू क्या दोस्तों, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये पाकिस्तान ने डिस्कशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब ये दोनों एक साथ पढ़ना दोस्तों, ये पार्ट स्टार मार्क कर रहा हूं। इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली, पहले पब्लिक सेक्टर को दिया। इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 1970s। तो 1970s अर्ली में पब्लिक, लेट में प्राइवेट सेक्टर। अब क्या लिखा है, नेशनलाइजेशन किया गया कैपिटल गुड का। मैं बता रहा हूं इतनी जगह ये क्वेश्चन देख लिया हूं कि 1970s में किस चीज का नेशनलाइजेशन हुआ है, तो याद रखें कैपिटल गुड का। और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया। इन लेट 1970s देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट अडॉप्टेड द डीनेशनलाइजेशन। आप समझ रहे हो, विद इन अ 10 ईयर के स्पैन में पहले आप नेशनलाइजेशन ला रहे हो और फिर डीनेशनलाइजेशन ला रहे हो। इसका मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाह रही है, अट्रैक्ट करना चाह रही है, इंसेंटिवाइज करना चाह रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल रहा है, वेस्टर्न नेशन और रेमिटेंस जो एमिग्रेंट्स है कहां गए, मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए। और रिफॉर्म इनका कब आया दोस्तों, 1988 में। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिफॉर्म के बाद ज्यादा कंडीशन वर्स हुई है। हमारी कंडीशन ठीक हुई है, उनकी कंडीशन और वर्स हुई है। 60 से 25% रिड्यूस कर लिया था उन्होंने बीपीएल, 25 से फिर 40% बीपीएल हो गया। तो ये उनके सबसे बड़ी दिक्कत हुई। अब आते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहला है दोस्तों डेमोग्राफिक इंडिकेटर में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखो, ऑल्दो चाइना पॉपुलस कंट्रीज में से एक है। देखो करंट जो डेटा है वो मैं बता दूंगा, क्या याद करके जाना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो चाइना पॉपुलेटेड कंट्री थी 2017-18 तक, लेकिन आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखोगे तो सबसे कम है। क्लियर है?
अब क्या देखो, दो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट्स एनुअल रेट ग्रोथ रेट जो है लोएस्ट है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लेके आया था, लो ग्रोथ पॉपुलेशन इज द वन चाइल्ड पॉलिसी। कब इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों? लेट इन चाइना इन द लेट 1970s, दैट इज 1979 के अप्रॉक्स। हाउएवर वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत धीरे गिर गई। इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट इट लेड टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब ये हो गया क्योंकि प्रेफरेंस दिया जा रहा है मेल चाइल्ड पे, प्रेफरेंस दिया जा रहा है सन जो चाइल्ड है उस पे, इसकी वजह से क्या हुआ, हाईली अनडिजायरेबल एंड इंक्रीज्ड द अबॉर्शन ऑफ फीमेल फेटिसेस। वन चाइल्ड पॉलिसी, दिस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 1979। ये याद रखेंगे दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। आगे चलते हैं दोस्तों, जीडीपी एंड सेक्टरल चेंजेस। ये दो क्वेश्चन, एक और दो, आपको मैं बोल रहा हूं दोस्तों याद करके जाना। मैं तो बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एज इट इज याद करके चले जाना। मैं बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। चाइना में क्यों डबल डिजिट से वो सिंगल डिजिट पर क्यों आ गए? तो सबसे पहले देखो, स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमीज, यूरोपियन इकोनॉमीज हैज लोअर्ड द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट, उसके कारण उनका प्रोडक्शन कम हुआ। डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन, दिस इज बिकॉज द राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव इन द चाइनीज इकोनॉमी, एंड करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम। तो सबसे पहला यूरोपियन कंट्री, दूसरा सेव ज्यादा करने, तीसरा करप्शन। Chinese people are now exploring high wage opportunities. It is leading to massive migration of skilled labor to rest of the world. इसके कारण क्या हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, वो अब किसके हाथ में चले गई है? वर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज मिनिमम एंड पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लिबर्टी इज मैक्सिमम। देखो क्या हो रहा है, जब आपकी कंट्री में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कम होने लगता है, या लोग सेव ज्यादा करने लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कमिटमेंट फुलफिल करना चाहते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हाई जीडीपी ग्रोथ हैज लेड टू द सीरियस चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनकी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ में दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कंट्री फेस कर रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई स्टार्टेड श्रिंकिंग। मतलब अब अगर बाहर से कोई पैसा ना लगाए तो बहुत कोई दिक्कत नहीं बड़ी, आपके घर वाले ही पैसा ना लगाए, ये बहुत बड़ा टेंशन है दोस्तों। करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर द अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। The average annual growth rate of GDP has slumped to 3.75% between 2008 to 2016. 2017 economy of Pakistan grew at the rate of 5.3%. In 19 it further slumped to 3.3%. तो मतलब ये ऊपर जाके फिर नीचे गिरा ही है। Owing to slow GDP growth, consequently low level of income, Pakistan economy has almost sunk into a low income, low growth trap. देखो आपकी कंट्री में अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अब पैसा नहीं है तो लोग इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। सबसे पहला है दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपको आपके एसक्यूपी में बता रहा था, जो कल रात को 10 बजे जो वीडियो आया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि लिबर्टी इंडिकेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। Along with these, we also need liberty indicator. Liberty indicator may be defined as the measure of the extent of demographic participation. लोगों का participation किसमें? social और political decision making में। तो एग्जाम्पल है लिबर्टी इंडिकेटर का, measure of extent of the constitutional protection rights, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब किसी भी तरीके से लिबर्टी इंडिकेटर का अगर आप एग्जांपल देखें तो किसी भी तरीके से जितने लोग हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो पॉलिटिकल और एज वेल एज सोशल डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, और दे आर फ्री फ्रॉम एनी जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब उनके ऊपर फोर्सफुली लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगला है अप्रेजल। ये 2 पेज दोस्तों, ये 2 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके अगले पेज तक बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन चाइना 1978, पाकिस्तान 1988 और इंडिया में 1991। लेकिन क्यों इनके बीच कुछ कुछ कंट्री में, जैसे चाइना सक्सेस स्टोरी है, इंडिया बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर की तरफ चले गया, पाकिस्तान स्लम टू 3.3% जीडीपी रेट, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाइना के बारे में। चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज डिक्टेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। किसको दोस्तों? टू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर कंपल्शन ऑफ आईएमएफ एंड डब्ल्यूबी। प्री रिफॉर्म पीरियड चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना रिफॉर्म के पहले रूरल एरिया में हेल्थ सर्विस अच्छी थी, मैसिव एक्सटेंशन थ्रू द कम्यून सिस्टम, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन था। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, कलेक्टिवाइजेशन मतलब यही ना, कलेक्टिवाइजेशन मतलब कम्यून सिस्टम, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, द पर कैपिटा इनकम आउटपुट इन 1978 वाज द सेम एज इट वाज इन मिड 1950s। ये लाइन याद रखनी है कि कलेक्टिवाइजेशन हुआ, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर भी 1978 रिफॉर्म के पहले 1950 में जो पर कैपिटा आउटपुट था वो 1978 पे सेम था, इसलिए रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। The then government of China was not satisfied with the slow pace of economy and lack of modernization under Maoist rule, इसलिए उनको लगा कि अपने को रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो रिफॉर्म कब लाए गए दोस्तों चाइना में? 1978। अब रिफॉर्म लाने के बाद क्या हुआ? Various reform measures to rapid growth in China, each reform sure first implemented at smaller and फिर extend करे पूरे कंट्री पे। Development of infrastructure facilities in the areas of education and health, land reform, long existence of सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये याद रखना है, decentralized planning and existence of small enterprise help positively। सबसे इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक जो इनकम इंडिकेटर उन पे भी ध्यान रखा गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में अगर अपन देखेंगे तो कलेक्टिवाइजेशन जो था उसको तोड़कर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड डिवाइड किया गया, वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल को इससे फायदा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, जो रूरल इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस दिया गया बहुत सारे रिफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, पाकिस्तान का अगर बात करें, इन पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर एज कंपेयर टू 1980s। मैंने बोला ना 60% थे, 40% थे जो डिक्लाइन होके 25% हुआ, बाद में फिर बढ़ के 1990s में फिर बढ़ गया। तो मतलब यही रीजन बन गया ना जो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि क्या क्या रीजन है कि भैया उनके कंट्री में वापस से पॉवर्टी क्यों आई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन द गुड हार्वेस्ट। अच्छा पानी गिरेगा, अच्छा मॉनसून गिरेगा तो हम लोग प्रोडक्शन फूड ग्रेन का करेंगे, नहीं गिरेगा तो भैया भगवान भरोसे, मतलब भगवान तो नहीं बट ठीक है आगे चलते हैं। एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज, मतलब ये भैया इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है गुड कंडीशन पे। अगर अच्छा मॉनसून, अच्छा पानी गिरा तो ठीक, नहीं गिरा तो हमारा बिजनेस ठप। फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल। अब एक चीज समझो, मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स केम फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तानी वर्कर जो मिडिल ईस्ट में गए हैं, या फिर हाईली वोलाटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हो फॉरेन लोन पर, और एक तरफ आप पे नहीं कर पा रहे हो फॉरेन लोन्स को, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कंक्लूजन पे चलते हैं दोस्तों, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये लास्ट है चैप्टर का। Indian economy perform moderately, but majority of its people still depend on the agriculture. India has taken many initiatives to develop infrastructure and improve the standard of living. It is yet to raise standard of living of more than 1/4 of its population. ये आपको याद रखना है, ये वाली लाइन। पाकिस्तान की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड अलोंग विद वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर द स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। ये सबसे बड़े रीजन है। In the recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining high rate of GDP. नहीं हो पाएगा। Many macroeconomic indicators began showing positive and higher growth rates, reflecting the economic recovery. इसमें जो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना, इसका मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। और चाइना में अगर बात करें, इन चाइना लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स, क्योंकि सोशलिस्ट है, इट्स इंप्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न।
However, in the last 4 decades, it is used market system without losing its political commitment. याद रख लो दोस्तों ये वाली लाइन याद रख लो, याद कर लो कंक्लूजन में चाइना में कि विदाउट लूजिंग इट्स पॉलिटिकल कमिटमेंट मार्केट सिस्टम सक्सीड इन राइजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलोंग विथ एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। बहुत ज्यादा हद तक चाइना ने पॉवर्टी को खत्म करने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunity by retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate। वो याद है वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हमने याद रखा है कि कम्यूनल लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ओनरशिप तो नहीं दी गई बट यूज करने के लिए दिया गया। और लास्ट है पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। क्या लिखा है? पब्लिक इंटरवेंशन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। यहां पे खत्म होता है दोस्तों दिन का 4th वीडियो और आज डे 1 कंप्लीट होता है। मिल रहे हैं अपन थोड़ी देर बाद ही 10 बजे हम मिलने वाले हैं लाइव सेशन के लिए। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, लाइव सेशन में प्लीज बैठेंगे। आज के जो 4 चैप्टर है इनके बारे में इंपॉर्टेंट PYQs और SQP डिस्कस करने वाले। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है।